जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का अपने एग्जाम्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि हमने एक जीएस स्पेशल बैच चला रखा है और जिसकी आज तीसरी क्लास है, ठीक है। यानी कि जीएस के मल्टीपल सब्जेक्ट में से हमने एक मेजर सब्जेक्ट चुना जिसका नाम है हिस्ट्री, ठीक है, जिसे आज हमारी तीसरी क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल से उसका विभाजन पढ़ा, ठीक है। और सेकंड क्लास में हमने बहुत डिटेल से और बेसिक नॉलेज के तौर पर हमने इतिहास के स्रोत कवर किए, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रागैतिहासिक का, ठीक है, क्लियर। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं, जैसे कि इतिहास का पिता। यानी कि क्वेश्चन कई बार बन गया एग्जाम्स में, एसएससी ने कई बार मालूम किया है बेसिकली डायरेक्टली कि इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, क्लियर। तो आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। यानी इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन कंडीशन ये बैठती है एक जानकारी के तौर पर कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को ही क्यों कहा जाता है, क्लियर। तो सबसे पहले हम यही क्लियर करते हैं। पहला यानी कि नोट पॉइंट करके लिखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन ये हो गया कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। अब इसके आंसर में आएगा हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस यानी इतिहासकारों ने और एक दार्शनिक हुए सिसरो, जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। अब ऐसी क्या स्थिति आई कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाने लगा। तो हेरोडोटस ने अपनी सबसे पहले एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका बुक। जब हेरोडोटस ने अपनी पहली बुक प्रकाशित की हिस्टोरिका, तो इस हिस्टोरिका में इतिहास को यानी कि हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास को एक क्रमबद्ध सही तरीके में और एक क्रमबद्ध सही क्रम में प्रदर्शित किया, जिस कारण सिसरो ने इन्हें इतिहास के पिता की उपाधि प्रदान की, क्लियर। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हेरोडोटस ने अपनी बुक हिस्टोरिका में इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा, एक सही ढंग से लिखा, और इसी कारण सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा, क्लियर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन ये याद करना है कि हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई, क्लियर। क्योंकि एसएससी में और यूपी पुलिस में और यूपी एसआई में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं डायरेक्टली कि हिस्टोरिका पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई या हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस द्वारा लिखी गई, जो एक यूनान के व्यक्ति थे और यह एक भूगोलविद थे, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब आगे एक पॉइंट और आता है कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट डालो, प्रागैतिहासिक काल का पिता। प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है। क्लियर। तो यहां आंसर में आएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, क्लियर। यानी देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट, और क्वेश्चन आ जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, आंसर होगा हेरोडोटस, क्लियर। ये दो पॉइंट बहुत एग्जाम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे जो मैंने आप सभी को बता दिए और आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और हेडिंग डालिए प्रागैतिहासिक काल। अब चलते हैं हम अपने प्रागैतिहासिक काल पर। प्रीहिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल।
क्लियर। अब देखो प्रागैतिहासिक काल भी इतिहासकारों ने यानी प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया था। क्लियर। अब उसमें से सबसे पहला उठाते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। क्लियर। अब पूरा पाषाण काल यानी कि हम पूरा पाषाण काल में क्या पढ़ेंगे और किस चीज का अध्ययन करेंगे, यानी कि हमें पूरा पाषाण काल में मानव के खान पीन से संबंधित, रहने सहने से संबंधित, उस इन सभी चीजों से संबंधित इन्हीं चीजों का अध्ययन हमें करना है। जैसे कि मानव पहले क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या इनकी सभ्यताएं थी, इन सब के बारे में, और किस किस चीज का उपयोग करते थे, ये जानवर को काटने के लिए, फाड़ने के लिए किन किन औजारों का उपयोग करते थे, इन सभी छोटी छोटी चीजों के बारे में हम जानेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा गहराई में न जाते हुए बेसिकली अपने एग्जाम्स की दृष्टि से इसको पूरा पाषाण काल को कवर करना है, क्योंकि अगर हम गहराई में जाएंगे तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, फिर उनमें यूज होने वाले उपकरण कौन कौन से थे, कौन कौन से औजार वहां पर यूज हुआ करते थे। तो देखो ज्यादा गहराई में न जाते हुए हमें एक बेसिकली और अपने एग्जाम्स की दृष्टि से, ठीक है, बहुत कम मात्रा में और सही ढंग से, ठीक है, पूरा पाषाण काल की इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। क्लियर। तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा समय अवधि। समय अवधि यानी पूरा पाषाण काल कब से कब तक रहा। क्लियर। तो पूरा पाषाण काल जो रहा था वो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी 10,000 बीसी तक रहा। यानी पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है उसकी, वो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक रहा। देखो मैंने कल एक बात बताई थी आपको बीसी, और आप शब्द देख ही रहे होंगे इसमें कि बीसी और एडी, यानी बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे ना बढ़ते हुए इसी चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो ईसा मसीह। ठीक है, देखो बीसी का मतलब होता है ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की घटना। ठीक है, पहले की घटना, यानी इस जीरो पे लाके हमने ईसा मसीह के जन्म को मान लिया, और इनसे पहले जो घटनाएं हुई हैं इतिहास में उनको हम कहते हैं या कहा जाता है ईसा के जन्म से पहले की घटना, ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। क्लियर। और जो घटनाएं ईसा के जन्म के बाद हुई हैं उनको ईसवी कहा जाता है, यानी कि ईसा के जन्म की बाद की घटनाएं। क्लियर। ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं, बाद की घटनाएं। क्लियर, जिनको हम एडी से, इंग्लिश में एडी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ईसा के जन्म यानी कि हम, जैसे कि अभी मैंने कहा कि 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, बहरहाल 5 लाख से आगे बढ़ना चाहिए था, 6 लाख होना चाहिए था, या 6 लाख 10,000 होना चाहिए था, बट ये माइनस कैसे हुआ कि 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। तो देखो जैसे कि ये हमारा जीरो है, इसको रफ कर देता हूँ, ये आपने पढ़ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बीसी, यानी कि बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है। तो बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है, ईसा पूर्व, और एडी को ईसवी कहा जाता है, यानी ईसा के जन्म से पहले की घटना, ईसा मसीह के जन्म के जन्म से पहले की घटना, जन्म से पहले की घटना ईसा पूर्व कहलाती है, और ईसवी यानी ईसा के
ईसा के जन्म के बाद की घटना ईसवी कहलाती है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी देखो जो घटनाएं ईसा के जन्म से पहले हुई हैं तो उन पे लग जाता है ईसा पूर्व, और जो ईसा के जन्म के बाद हुई हैं उन पर लग जाता है ईसवी। और हमने इस 0 को ईसा का जन्म माना, यानी कि यहां पर हमने ईसा मसीह का जन्म माना, ईसा मसीह का जन्म। क्लियर। अब यहां से हम चलते हैं +1 +2 और +3 और +712 और +2025। ठीक है, और यहां से हम जब पीछे चलेंगे 0 से तो -1 -2 और -712। ठीक है, 712 तो बहुत दूर आएगा और माइनस के, चलो 712 और माइनस के 319 माइनस के 318। क्लियर। अभी इधर को माइनस में चले जाएंगे और इधर को प्लस में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि तभी अब ये देखो 5 लाख ईसा पूर्व, 5 लाख बीसी। अब बीसी यानी कि ईसा के जन्म से 5 लाख वर्ष पहले पूरा पाषाण काल की समय अवधि स्टार्ट हुई और 10,000 बीसी तक। ठीक है, यानी कि ईसा के जन्म से 10,000 बीसी। अब हमने यहाँ ईसा के 10,000 बीसी मान लिया। क्लियर। और यहाँ से 5 लाख बीसी। अब यहां से कैसे पढ़ोगे आप, इसे ऐसे पढ़ोगे या ऐसे पढ़ोगे? तो हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ना, तो तभी तो इसे इस टाइप से लिखा जाता है कि 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। क्लियर। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। क्लियर। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। अब हमने सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ा समय अवधि। ठीक है, तो इसकी समय अवधि कितनी थी? 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था, क्या करता था, लिखना पढ़ना जानता था या नहीं था। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है कि इस समय का मानव डेफिनेशन बेस्ड ना लिखते हुए एक शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। लिखना पढ़ना नहीं जानता था। नहीं जानता। ठीक है, यानी सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि इस समय का मानव जो था वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसके कारण यानी जिस कारण हमारे पास लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब से थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें? अगला पॉइंट, यह केवल अवशेषों पर आधारित है। अवशेषों पर आधारित है, यानी पूरा पाषाण काल के हमें काफी सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके बेस पर हम पूरा पाषाण काल की जानकारी और उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, न कि लिखित साक्ष्य के तौर पर, क्योंकि उस समय जो मानव था इतना शिक्षित नहीं था। ठीक है, जितने मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में हुआ था। लेकिन मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में भी उन पर या उन्होंने अपनी कोई ऐसी भाषा या लिपि चिन्हित नहीं की थी। ठीक है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में और आद्य ऐतिहासिक काल में एंटर होते ही सबसे पहले उसने अपनी भाषा और अपनी लिपि का विकास किया। ठीक है, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस समय का मानव खानाबदोश व शिकारी हुआ करता था। खानाबदोश व शिकारी हुआ करता था। ठीक है, क्लियर। यानी इस समय का जो मानव था वो पूर्ण रूप से खानाबदोश और शिकारी हुआ करता था। अब खानाबदोश मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना खानाबदोश कहलाता है।
ठीक है, क्लियर। और वह पूर्ण रूप से शिकारी था, यानी शिकार करके ही अपना भोजन करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां आता है कि इसका मुख्य भोजन क्या था, मुख्य भोजन, ठीक है। अब मुख्य भोजन में आती है जैसे कच्चा मांस, ठीक है, कंदमूल, फल, ठीक है। यानी इसके जो इस समय के मानव का मुख्य भोजन था वो कच्चा मांस, कंद और मूल फल इत्यादि थे। यानी कि जैसे कि कोई जानवर मर गया तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर थे और नुकीले नुकीले पत्थर थे जिन्होंने जिनसे इन्होंने औजार बना रखे थे, और पत्थरों को तराशने के बाद एक नुकीला औजार निकलता है, उसी से यह मरे हुए जानवर की खाल उतारते थे, चमड़ी उधेड़ते थे और उनका गोश्त काट काट कर खाया करते थे, ठीक है। यानी मुख्य भोजन इनका कच्चा मांस, कंदमूल, फल, क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है कि इस समय का जो मानव था वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। यानी कि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर का अर्थ यह है कि अगर नेचुरली अगर कोई पौधा उगा और उससे फल गिरे तो इन्होंने खा लिए। इन्हें यह भी नहीं पता था कि फल तोड़ के खाया जाता है या फल धो के खाया जाता है। यानी कि अगर पेड़ से कोई फल गिरा तो इन्होंने वो उठाकर खा लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे चलते हुए आग की खोज या आज आग का आविष्कार भी इसी समय होगा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट और सबसे मोस्ट पॉइंट ये है कि आग की खोज, आग की खोज इसी समय की गई, इसी समय की गई, ठीक है। अब यानी देखो खोज, खोज से क्या आशय है और क्या अर्थ है खोज का, ये दो शब्द हैं, एक है खोज और एक है आविष्कार, खोज और एक है आविष्कार, ठीक है। यानी खोज का अर्थ क्या होता है और आविष्कार का अर्थ क्या होता है, क्लियर। यानी देखो खोज से और खोज का अर्थ यह निकल कर आता है कि कोई छिपी हुई वस्तु या गुम हुई वस्तु, जैसे कि पुराने जमाने में कोई वस्तु गुम हो गई या यानी पहले से मौजूद थी बट वो हमें मिली नहीं या हमने उसे खोजा नहीं। अगर कोई वस्तु जैसे कि हमारा ये मार्कर अभी इस कमरे में रिल जाए, ठीक है, यानी कि गुम हो गया और अब से कम कुछ समय बाद हम इसको खोजने लगे या इसको ढूंढने लगे और उसके बाद ये हमें प्राप्त हो जाए या हमारी अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाए तो यह खोज की श्रेणी में आएगी, ठीक है। और आविष्कार का अर्थ जो होता है, आविष्कार का अर्थ होता है एक नए सिरे से या एक किसी वस्तु ने नए सिरे से जन्म लिया, जैसे कि बिजली ने एक नए सिरे से जन्म लिया और उसके बाद एक बल्ब ने नए सिरे से जन्म लिया, ठीक है। तो आविष्कार का मतलब होता है एक नए सिरे से जन्म लेना और खोज का मतलब होता है पहले से ही गुम या छिपी हुई वस्तु, ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय के औजार किस प्रकार थे और कैसे कैसे थे, ठीक है। तो इस समय के जो औजार थे वो बहुत बड़े बड़े औजार थे, ठीक है। जैसे कि एक सबसे बड़ा औजार खोजा गया है हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी, ठीक है। तो पॉइंट में लिखेंगे इस समय बड़े बड़े औजारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। यानी इस समय बड़े बड़े औजारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है, जिनकी खोज मद्रास के पल्लवरम तमिलनाडु से की गई है, ठीक है। जिनकी खोज, एक सेकंड में इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। यानी देखो यहां से यानी इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन आ गया है कि पूरा पाषाण काल का सबसे फेमस औजार कौन सा था, हैंडेक्स। अब हैंडेक्स की खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई और कहां से की गई, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी, ठीक है। तो कुल्हाड़ी की जो खोज की गई थी और रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा
रॉबर्ट ब्रूटफुट के द्वारा 1863 में, ठीक है, 1863 में मद्रास के पल्लवरम तमिलनाडु से की गई। क्लियर? यानी कि मद्रास के पल्लवरम तमिलनाडु से 1863 में रॉबर्ट ब्रूटफुट के द्वारा हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी की खोज की गई। यानी हैंडेक्स से आश्रय है जैसे कि वर्तमान की कुल्हाड़ी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसे वर्तमान में आपने धारदार और नुकीली और लोहे से बनी हस्त कुल्हाड़ी देखी होगी, बट उस समय ऐसी कुल्हाड़ी नहीं थी। पता उस समय कैसी कुल्हाड़ी खोजी गई थी? एक बड़े सा पत्थर को, यानी एक बड़े से पत्थर को एक लकड़ी के डंडे में बांध लिया जाता था और उसको ही कुल्हाड़ी मान ली जाती थी। ठीक है, क्लियर? जैसे कि एक ये बड़ा सा पत्थर हुआ, ठीक है, और उसमें एक लंबा सा डंडा बांध लिया, बस ये इनको माना जाता था उस समय पुरापाषाण काल में हैंडेक्स कुल्हाड़ी। और आज के समय में यानी वर्तमान समय में कुल्हाड़ी की रूपरेखा और उसके कार्य वो बहुत अलग अलग है। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि इस समय का मानव कहाँ रहता था और कैसे रहता था। ठीक है, तो इस समय का जो मानव था वो पहले गुफाओं में रहता था। ठीक है, गुफाओं में रहता था। ठीक है, यानी देखो उस समय का जो मानव था वो इतना इंटेलिजेंट और इतना विकसित नहीं था कि वो एक अपना निवास स्थान बनाकर रहने लगे। यानी उसको जहां भी गुफा दिखी, थोड़ी सी अपने सर ढकने लायक जगह दिखी, वो वहीं निवास कर जाता था। तो सबसे ज्यादा इनके जो निवास स्थान मिले हैं वो गुफाओं में ही मिले हैं। ठीक है, और एक इनके यानी कि जो गुफाओं के स्थल खोजे गए हैं वो मध्य प्रदेश की रायसेन जिले भीमबेटका की गुफा में खोजे गए हैं। ठीक है, यानी भीमबेटका की गुफा से हमें यह साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पूरा पाषाण काल का मानव पूर्ण रूप से निवास स्थान बनाए रखा था और यही यही इसी समय वो अपना निवास करता था। यानी अब यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो गुफाओं में रहता था। क्लियर? ठीक है, अब इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? गुफाओं में रहता था, यानी पूरा पाषाण काल का मानव गुफाओं में रहता था, जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? साक्ष्य मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इन भीमबेटका की गुफाओं में हमें कुछ चित्र और मिलते हैं। ठीक है, यानी इन गुफाओं में चित्र अंकित हुए मिले और वह चित्र इस बात का प्रतीक है, यानी कि यह मानव जब गुफाओं में निवास करता था तो अपना समय बहलाने के लिए या मतलब जैसे कि बोर होते हैं आज के समय, तो उस समय खाली समय में यह मानव चित्रकारी भी करता था। ठीक है, यानी चित्रकारी के साथ से, और ऐसे कि इस पॉइंट से क्वेश्चन भी कई बार आए हैं डायरेक्टली कि पूरा पाषाण काल में चित्रकारी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चित्रकारी के साक्ष्य वो भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे कि मध्य प्रदेश भीमबेटका गुफा से हमें इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अब यहाँ एक पॉइंट और आता है कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया, और इससे कई बार क्वेश्चन आ गया कि किस वर्ष मध्य प्रदेश की या भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया या किस वर्ष शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी क्लियर करते हैं कि भीमबेटका की गुफा को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखो पूरा पाषाण काल के पॉइंट सारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं
मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब देखो इसमें मध्य पाषाण काल में भी सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है समय अवधि को लेकर कि मध्य पाषाण काल की समय अवधि क्या है और कब से कब तक मध्य पाषाण काल रहा। ठीक है, यानी देखो मानव इतना विकसित हो चुका था कि मध्य पाषाण काल में उसके जो बड़े उसमें पूरा पाषाण काल में सॉरी यानी कि पूरा पाषाण काल में जो उसके बड़े बड़े औजार थे तो वो इतना विकसित हो चुका था कि मध्य पाषाण काल में उसके जो औजार थे वे बहुत छोटे छोटे हो चुके थे और धारदार और बेसिकली बहुत नुकीले हो चुके थे। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो इसमें पॉइंट क्लियर करेंगे वो करेंगे समय अवधि। समय अवधि कि मध्य पाषाण काल की क्या समय अवधि है और कब से कब तक मध्य पाषाण काल चला। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि है वो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी मानी गई है। 4,000 बीसी मानी गई है, यानी ईसा के जन्म से 10,000 वर्ष पहले और ईसा के जन्म से 4,000 वर्ष पहले तक मध्य पाषाण काल का कालक्रम माना गया है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इस समय के मानव ने अपने औजार बहुत या पूरा पाषाण काल के मुकाबले छोटे कर दिए थे। बहुत छोटे कर दिए या इस समय का मानव पत्थर के छोटे छोटे औजारों का उपयोग करने लगा जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। क्लियर? यानी इस समय का जो मानव था वो पत्थर के छोटे छोटे औजारों का उपयोग करने लगा जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? यहां से क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रोलिथ यानी माइक्रोलिथ जो औजार थे वो किस काल में उपयोग किए जाते थे। तो माइक्रोलिथ औजार जो थे वो सबसे ज्यादा मध्य पाषाण काल में यूज किए जाते थे क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब पाषाण से यानी कि पत्थर से, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे औजारों का उपयोग मध्य पाषाण काल में होने लगा। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसी समय मानव अर्धनिवास बनाकर रहने लगा। अब अर्धनिवास का मतलब क्या है? ठीक है, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं उसके बाद डिस्कस करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में पहला पॉइंट हमने बता दिया, दूसरा पॉइंट भी बता दिया। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, यानी कि अर्धनिवास। यानी कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो अर्धनिवास में रहने लगा। अब अर्धनिवास का मतलब होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा और निवास का मतलब होता है रहने का स्थान। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल के जो व्यक्ति थे या जो मानव था वो पूर्ण रूप से ना होकर के कुछ व्यक्ति जैसे कि एक परिवार या दो परिवार एक निवास बनाकर रहने लगे और स्थायी निवास जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे कि मैं हूं और मेरा थोड़ा बहुत बड़ा परिवार है, जैसे कि हम 7 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं। ठीक है, और वह एक स्थित यानी कि स्थिर जगह रहने लगे और कुछ दूसरे हैं तो वह अभी
खाना बदोशी हैं, अब वे अभी भटक ही रहे हैं। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल का मानव अर्ध निवास में रहने लगा, यानी कि इस काल के कुछ मानव निवास स्थान पर रहने लगे और कुछ मानव खाना बदोश ही रहे। यानी कि नवपाषाण काल में एंटर करते ही सबसे पहले जो खाना बदोश थे उन्होंने स्थायी निवास स्थान यानी कि स्थायी निवास में रहने लगे, और नवपाषाण काल में यह मानव पूर्ण रूप से स्थायी निवास में रहने लगा, यानी स्थायी निवास में अपने घर बनाकर रहने लगा। यानी उस समय देखो पक्की ईंटों द्वारा घर तो नहीं बनाए गए, लेकिन फूस के और जैसे भी मतलब ईटीसी वगैरह, यानी कि वो पूर्ण रूप से एक अपने स्थायी निवास में रहने लगा कि अब मेरा जन्म स्थान और मेरा रहन स्थान एक ही जगह पर है और यहीं मैं अपना भोजन खाऊंगा और पीऊंगा। ठीक है, और यहीं से वह अपना भोजन प्राप्त करने जाता था और शाम को वह अपने घर लौट आता था। इसी को बोलते हैं अपना अपना स्थायी निवास। ठीक है, यानी मैं पूरे दिन कहीं भी घूमा फिरा और शाम को अपने आवास पर आ गया। क्लियर, ये होता है स्थानीय निवास। और अर्ध निवास आप समझ ही गए, यानी कि कुछ व्यक्ति निवास स्थान में रहने लगे और कुछ व्यक्ति खाना बदोश ही रहे। क्लियर, अब दूसरा पॉइंट चलते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि स्थान ठीक है, यानी मैंने देखो आप सभी को अर्धनिवास भी समझा दिया है। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि इस समय मानव ने कृषि की शुरुआत कर दी थी, यानी कि पशु पालने स्टार्ट कर दिए थे, न कि कृषि की शुरुआत पूर्ण रूप से नहीं की, लेकिन कुछ व्यक्ति कृषि की शुरुआत करने लगे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो पशु पाला और पशुपालन की जो शुरुआत मानी जाती है वो मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। ठीक है, देखो अब अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है कि पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन की शुरुआत यानी इस समय के मानव ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी और सबसे पहले जो पशु पाला था वो था कुत्ता। ठीक है, क्लियर, पहला पालतू पशु कुत्ता। ठीक है, अब ये कुत्ते के यानी कुत्ते की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली कि सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता ही था, तो कश्मीर के बुर्ज होम से। ठीक है, देखो ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज के साक्ष्य यहाँ बताने जा रहा हूँ कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन इस पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए और कैसे प्राप्त हुए। ठीक है, तो पशुपालन की शुरुआत के जो साक्ष्य थे साक्ष्य वो हमें राजस्थान के बागौर नामक जिले से, राजस्थान के बागौर नामक जिले से और मध्य प्रदेश की भीमबेटका मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए, आदमगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल में यानी मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसने पशुपालन की शुरुआत कर दी और जिसके साथ से राजस्थान के बागौर नामक जिले से या मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर, देखो ये वाला पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बट यही बात मैंने कल भी बोली थी और मैं आज फिर से बोल रहा हूं कि भाई अगर बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो रही हो तो भाई आई एम वेरी सॉरी, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था और मैं आज फिर बता रहा हूं कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, और देखो कुछ भी चीज हो यानी कि हम कोई से भी काम कर रहे हो तो हम एक जब स्टार्ट करते हैं तो एकदम प्रॉपरली बहुत अच्छे सही ढंग से नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए हमें बार बार प्रैक्टिस बताई गई है। हर एक व्यक्ति कहता है या हर एक सफल व्यक्ति इसी बात को कहता है कि सफल होने के लिए बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, यानी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप उतने ही उस
चीज में या उस सब्जेक्ट में अपने आप में एक महारत हासिल कर लोगे। क्लियर? तो यूं समझ लो कि एक हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस आते आते ही आता है और डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं आता। क्लियर? भले ही कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, बट एक समय ऐसा आएगा कि आप सभी को मैं हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। लेकिन बहुत अच्छे से अभी भी कवर हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत थोड़ी बोलने की है, बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो जाती है, तो भाई मैं माफी चाहता हूं। लेकिन उस चीज को नजरअंदाज कीजिए और नजरअंदाज करने के बाद जो टॉपिक मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। ठीक है भाई? तो लेट मी स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं फिर अपना न्यू पॉइंट। ठीक है? अब हमारा अगला पॉइंट क्या होने वाला है? ठीक है, देखो अब ये वाले पॉइंट मैंने सारे क्लियर कर दिए, मध्य पाषाण काल का भी। अब हम पॉइंट क्लियर करते हैं नवपाषाण का। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है नवपाषाण काल। है हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। अब सबसे पहले ही नवपाषाण काल में हमारा पॉइंट आता है इसकी समय अवधि को लेकर। ठीक है, कि इसकी समय अवधि क्या होनी है। तो यानी नवपाषाण काल की जो समय अवधि है वो 4000 बीसी से 2500 बीसी, यानी 4000 बीसी से 2500 बीसी तक मानी गई है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 4000 वर्ष पहले से और ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले तक नवपाषाण काल माना जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल माना जाता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्थायी निवास। यानी देखो, जो इस समय का मानव था वो पूरा पाषाण काल में खानाबदोश हुआ करता था, मध्य पाषाण काल में अर्धनिवास हुआ करता था, लेकिन नव पाषाण काल में एंटर करते ही सबसे पहले इसने अपना रहने का स्थान निश्चित किया। ठीक है, यानी कि नवपाषाण काल में आते ही यह पूर्ण रूप से स्थायी हो गया और एक ही जगह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और अगला पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत, यानी कि कृषि की शुरुआत जो मानी जाती है वह नवपाषाण काल से मानी जाती है। क्लियर? अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि कृषि की शुरुआत कब मानी जाती है या किस काल से मानी जाती है, तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें जुड़ने वाला है वो है कि कृषि की शुरुआत कब से मानी जाती है? नवपाषाण काल से। और कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से उपलब्ध हुए और कहाँ से प्राप्त हुए। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम करेंगे वो साक्ष्यों पे बात करेंगे इसके। ठीक है, यानी कि कृषि की शुरुआत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो देखो, कृषि के जो साक्ष्य हमें वो सुलेमान पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी, किरथर पहाड़ी के बीच, किरथर पहाड़ी के बीच मेहरगढ़ और बलूचिस्तान, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से प्राप्त हुए। क्लियर? अगर पॉइंट आ गया कि कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद पॉइंट ये आता है कि किस फसल के साक्ष्य मिले हमें, किस फसल के साक्ष्य मिले, तो वो मिले हैं जौ, गेहूं और राई या रागी। क्लियर? अब हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। आई होप इसको बेसिकली तरीके से आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अब देखो, हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। अब देखो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ, और पहिए का आविष्कार जो था वो एक प्राकृतिक घटना थी, और आग का जो आविष्कार हुआ वो भी एक प्राकृतिक घटना थी। पहिए का आविष्कार एक प्राकृतिक घटना मानी जाती है, लेकिन क्यों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो आंसर लगाएंगे हम नवपाषाण काल में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ हमें कुछ नोट पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, लिखो। जैसे कि बिहार से हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, या प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में हड्डी के शाख से कहां से प्राप्त हुए, वो है बिहार के चिरांद से, बिहार के चिरांद से, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोल्डी हवा से, या यूपी के कोल्डी हवा से, यूपी के कोल्डी हवा से चावल के शाख से प्राप्त हुए, चावल के शाख से प्राप्त हुए, ठीक है। उसके बाद कश्मीर के बुरजहोम से कश्मीर के बुरजहोम से मानव के साथ पालतू पशु के शाख से प्राप्त किए गए, ठीक है। अब देखो नवपाषाण काल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और देखो ये मोस्टली पॉइंट है और एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, और ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे कि प्रचुर मात्रा में हड्डी के शाख से कहां से प्राप्त हुए, या हड्डी के शाख से हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो बिहार के चिरांद से। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर के बुरजहोम से, या मानव के साथ पालतू पशु को या कुत्ते के दफनाने के शाख से कहां से मिलते हैं, कश्मीर के बुरजहोम से। और एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि हमें चावल के शाख से कहां से प्राप्त होते हैं, तो यूपी के कोल्डी हवाई से, क्लियर। आई होप कि आप सभी को तीनों पॉइंट पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एकदम बेसिकली तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। और हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो चुका है, और हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे वो आद्य ऐतिहासिक काल रहेगा, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए सिरे के साथ। जय हिंद, जय भारत।